बेटा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा-सा ना एक तरह से नेचर का कहने का तरीका होता है कि कौन-सा प्रोसेस अलाउड है, कौन-सा नहीं है। दुनिया के हर प्रोसेस धीरे-धीरे रिवर्सिबल प्रोसेस बनना चाहते हैं। मतलब वो एक इक्विलिब्रियम चाहते हैं, वो रुकना चाहते हैं कहीं पे, बहुत स्लो हो जाना चाहते हैं। या आप ये कह लो कि जो भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस टाइप का होता है, उसको हम जब डिफाइन करते हैं तो सेकंड लॉ होता है। तो एक बड़ा सिंपल सा स्टेटमेंट होता है सेकंड लॉ का कि एनर्जी हमेशा हाई टेम्प मतलब ये रेडिएशन या हीट एनर्जी हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर जाएगी। मतलब एक सेकंड लॉ का इंटरप्रिटेशन आप ये लगाते हो कि अगर ये हाई टेम्परेचर है, तो जो हमारा हीट होगा, वो हाई टू लो टेम्परेचर की तरफ जाएगा। फिर ये स्टेटमेंट आप पढ़ते हो कि हाँ भाई, ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। फिर आता है आपका एक और स्टेटमेंट कि एक हीट पंप नाम की चीज़ होती है, समथिंग कॉल्ड हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का बेसिक जो डायग्राम बनता है, वो बहुत हीट इंजन से मिलता हुआ बनता है कि भाई एक बॉडी होती है, ये हाई टेम्परेचर पे है, एक बॉडी है लो टेम्परेचर पे। ऐसा लगता है कि कुछ रिवर्स हो रहा है उसका, हीट इंजन का। लो टेम्परेचर से हीट आती है और कुछ वर्क डन करते हैं हम लोग, और ये दोनों मिलके Q1 बन जाता है। तो आपको मैथमेटिकली स्टेटमेंट तो वही दिखेगा कि Q1 इक्वल टू Q2 प्लस डब्ल्यू। बट आपने ध्यान दिया, हमने हीट निकाली लो टेम्परेचर से और कहाँ भेजी, टुवर्ड्स हाई टेम्परेचर। तो ये कैसे पॉसिबल है? मैथमेटिकली तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है कि 5 इक्वल टू 5 कर दो। बट हाउ कम इट इज पॉसिबल कि ये लो टेम्परेचर बॉडी इज गिविंग हीट टू हाई टेम्परेचर बॉडी? घर में सबके फ्रिज है ना बेटा, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि फ्रिज अपने आप को ठंडा रखता है और बाहर जहाँ हाई टेम्परेचर है उसी को हीट और दे देता है? इज इट द कॉन्ट्रोडिक्शन ऑफ द सेकंड लॉ? ये सेकंड लॉ यहाँ पे फेल हो जाता है। कोई समझाना चाहेगा बेटा? मैथमेटिकली इट इज रिटन लाइक दिस, बट मैंने मेन क्वेश्चन उठाया कि कैसे हीट हम लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फॉरवर्ड करते हैं। Q2 निकलेगी ही क्यों? भाई हीट इंजन तो बड़ा सिंपल सा था। अगर आपको याद हो, हीट इंजन में कोई ज़्यादा लॉजिक नहीं था। एक जगह तेल से, मतलब जो ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं उससे गर्मी पैदा करो, वो काफ़ी हाई टेम्परेचर पे होगा, और जो सराउंडिंग होती है वो लो टेम्परेचर पे होती है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकलती है। उसमें से कुछ को हम लोग सराउंडिंग को लीक कर देते हैं एग्जॉस्ट फॉर्म में, और कुछ का हम लोग वर्क डन करा देते हैं। तो हीट इंजन तो काफ़ी सिंपल है, वो सेकंड लॉ पूरा फॉलो कर रहा है। तो क्या हमारा हीट पंप या रेफ्रिजरेटर सेकंड लॉ फॉलो नहीं कर रहा है? बेटा, आप में से कोई कुछ बोलना चाहेगा? क्लास को इंटरेक्टिव बनाओ। मेन क्वेश्चन क्या है? इज रेफ्रिजरेटर नॉट फॉलोइंग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? कैसे लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट जा रही है? ये Q2 कैसे हुआ? हाँ, चैट पे भी चलेगा बेटा। यू कैन सेंड इट ऑन चैट ऑल्सो। हाँ ठीक है बेटा। हाँ, हाँ बेटा ठीक है, बट आपके कोर्स में कंप्रेसर नहीं है बेटा। जैसे देखो, आप साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करो। साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है कि आप वजह सोचो। बेटा देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं वो कैसे पढ़ते हैं कि बेटा, इसको गलत सेंस में मत समझना कि जैसे धरती कैसे चल रही है, भगवान चला रहा है। बेटा आई नो भगवान चला रहा है, बट तो कोई फिजिक्स के लॉ के हिसाब से चला रहा है ना। तो आप साइंटिफिक टेम्परामेंट के हिसाब से समझो उसको, कि अगर कंप्रेसर है तो क्या काम करता है, बस उसको डेफिनेशन में समझो, अगर पूरा डिटेल में भी नहीं तो। हाँ, निकिता इज ट्राइंग टू से एग्जॉस्ट। बेटा एग्जॉस्ट तो हीट इंजन में होता है, दिस इज कॉल्ड एग्जॉस्ट, जो बाहर निकल जाता है गर्म हवा। और बेटा जो एग्जॉस्ट फैन जो आपका होता है ना, जैसे
आपके किचन में जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो एक पंखा लगा देते हैं, जो बस हवा अंदर की बाहर फेंकता है। तो वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वाला नहीं है बेटा, वो अलग चीज़ हो गई। वो सिंपली हवा को पीछे पुश कर रहा है, गर्म हवा को। हुँ, हुँ। एक बच्चा लिख रहा है सेकंड लॉ इज़ अबाउट स्पॉन्टेनिटी बट इन रेफ्रिजरेटर वर्क इज़ डन टू रिमूव हीट। तो वही मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि बेटे देखो, क्या आपको लगता है ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस मतलब होता है जो अपने आप हो जाए, जो नेचर पुश कर रहा है, नेचर चाहता है कि वो प्रोसेस हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। चलो मैं समझाता हूँ, कोई भी लॉ वायलेट नहीं हो रहा है, आपकी बस थोड़ी-सी फीलिंग्स चाहिए मुझे। क्या आपको वर्क डन आपकी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ लगती है? आराम से सोचो, अगर आपके घर में फ्रिज है तो वर्क डन क्या करोगे आप भाई? जितना बिजली वो खाएगा दैट इज़ वर्क डन। धीरे-धीरे सोचते हैं, Q2 क्या है? अरे सर वो फ्रिज से जो हीट बाहर जा रही है, हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फ्रिज। Q2 हमारा भावनाओं को समझोगे तो समझ जाओगे। हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। चलो मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। बेटा आपके सबके घर में फ्रिज होगा, क्या आपने उसके पीछे कुछ जाली टाइप का देखा है? मतलब कुछ ग्रिड्स टाइप के बने रहते हैं ऐसे-ऐसे करके। आजकल मॉडर्न फ्रिज में वो छुपा भी देते हैं, कंसील कर देते हैं। बट जनरली बेटा कुछ ऐसी पाइप्स टाइप की आपने देखी होंगी। जी सर, कॉइल होता हाँ बेटा, अब सुनो मेरी बात, सिंपली होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, बिजली की मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से गैसेस को इन पाइप्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा मोशन करवाते हैं, काफ़ी ज़्यादा। अब तुम बताओ अगर कोई गैस लगातार इन सब वॉल पे टकराएगी, इतने लंबे पाथ को फ़ॉलो करेगी, तो क्या गरम होगा? ये गरम हो जाएगा ना? येस और नो? अगर मैंने यस सर। से यस। बिजली के वर्कडन से एक गैस को मूव कराया, काफ़ी हाई स्पीड में, अब वो दीवार पे टकरा-टकरा के गैस ठंडी हो जाएगी। बेटा देखो एनर्जी से सोचो, अगर कभी भी फ्लोइंग चीज़ होती है वो हमेशा ठंडी होती है। गैस अगर फ्लो करेगी तो ठंडी हो जाएगी क्योंकि उसकी टेम्परेचर वाली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल चुकी है। अच्छा तुम ऐसे सोच लो कि भाई गैस थी गरम-गरम, वो दीवार से टकरा-टकरा के सारे इस पूरे पाथ में टकरा-टकरा के इस पाथ को गरम कर देगी और खुद ठंडी हो जाएगी। अब बताओ ये कोल्ड वाली जो गैस है, अगर वो जहाँ तुम्हारा खाना रखा है, चलो लेट अस से कि एप्पल टाइप का कोई फ्रूट रखा है, एप्पल से होके गुजरेगी, तो अब बताओ क्या होगा? अगर ये गैस जो काफ़ी ठंडी है, वो एप्पल से गुजरेगी, तो वो एप्पल से हीट लेगी ना, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ठंडी है। हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? एप्पल हाई टेम्परेचर पे है, वो अपनी हीट इसको दे देगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? बिजली के वर्क से हम गैस को काफ़ी तेज़ मूव कराते हैं। गैस इस जो ये जो जाली टाइप की होती है, इसके अंदर मूव कर करके इसको गर्म कर देती है। इसलिए आप प्लीज़ देखना फ्रिज के पीछे हमेशा गर्म रहता है और गैस खुद ठंडी होके, गैस इज़ कूल नाउ, वो अंदर जाती है और सेकंड लॉ पूरा फॉलो होता है कि भाई एप्पल था, अंदर जो फ्रिज में खाना रखा था वो था हाई टेम्परेचर पे, वो इसको दे देता है अपनी हीट और फिर ये गैस फिर से मूव करके वापस आ जाती है। और ये साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन की वजह से, बिजली की वजह से चलता रहता है। क्या बेटा आपको थोड़ा-सा स्कीमेटिक समझ आया कि क्या होता है? यहाँ से गैस एंटर की, ये आपका एप्पल, फिर गैस हीट एक्सट्रैक्ट करके देखो, कूल गैस घुसी, हीट एक्सट्रैक्ट किया, अब गैस फिर से गर्म होने लगी, यहाँ आई और बिजली सिर्फ़ इसको लगातार इसे मूव कराता रहता है। तो वर्क डन हमें करना पड़ता है। अगर ये वर्क डन नहीं करोगे, तो गैस इस तरह घूमेगी नहीं। क्या बेटा आपको समझ आ गया फ्रिज की वर्किंग? अभी भी इसके अंदर वही हुआ, एप्पल हाई टेम्परेचर पे था, उसने गैस को एनर्जी दी और गैस वो एनर्जी करके मोमेंटम के कारण आगे बढ़ के वापस आ गई। तो हमारा एप्पल ठंडा हो गया, हम बोलते हैं फ्रिज में ठंडा हो रहा है खाना। क्या बेटा आप लोग को ये बात समझ आ गई? बेटा किसी बच्चे को दोबारा पढ़ना है, ये कुछ पूछना है इसमें? आप ज़रूर सर, हाँ बेटा बोलो। सर जो हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं वो वर्क कैसे हो सकता है? क्योंकि सर वर्क तो वो होता है जो कुछ मतलब हीट लेने के बाद किया जाए ना?
नो, 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 बेटा देखो मैं दोबारा आप लोग की सुविधा के लिए मैं हीट को फिर से डिफाइन करता हूँ। हीट इज़ ए एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये समझ आया? यस सर। लेकिन बच्चा जो वर्क डन होता है, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी गेन्ड एक्सेप्ट हीट इज़ कॉल्ड वर्क। समझ आया? एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी एक्सचेंज एक्सेप्ट हीट इज़ कॉल्ड वर्क। जी सर। एक्सेप्ट हीट सॉरी, एक्सेप्ट हीट इज़ कॉल्ड वर्क। अभी रुको इसको थोड़ा और पढ़ते हैं हीट पंप को। अब तक आपने सिर्फ देखा कि अगर हम वो बिजली से गैस को मूव नहीं कराएँगे, यानी वर्क डन नहीं करेंगे तो हमारे ये जो रेफ्रिजरेटर से हीट एक्सट्रैक्ट नहीं होगी। जो एप्पल के ऊपर से हीट गई, वो एक्सट्रैक्ट नहीं होगी। और देखो ना बेटा, कुल मिला के मेरा ये जो ये ग्रिड टाइप बना हुआ है, ये गर्म होता है। तो हम बोलते हैं देखो Q1 हीट निकल रही है। बेटा तुमको Q1 में ज़्यादा इंटरेस्ट है कि Q2 में? व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट रेफ्रिजरेटर, तो Q1 इज़ मोर इम्पोर्टेंट और Q2? हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फूड्स इम्पोर्टेंट है? हाँ, चैट पे बेटा मैं पढ़ पा रहा हूँ। बेटा इलेक्ट्रिसिटी यही तो वर्क डन है। अगर बिजली इस गैस को मूव नहीं कराएगी, इस पे वर्क डन नहीं करेगी। हाँ, गुड बेटा। Q2 इज मोर इम्पोर्टेंट। Q1 जैसे बेटा हीट इंजन में ना हमको Q1 कम चाहिए होता है कि भाई तेल कम खर्च हो और वर्क डन ज़्यादा हो। हम बड़ा खुश थे। यहाँ पे हम कैसे खुश होंगे? यार Q2 ज़्यादा हो जाए, खूब सारी हीट निकल जाए फ्रिज के अंदर से, मेरा फ्रिज ठंडा रहे और बिजली का बिल कम आए, डब्लू कम लगे। क्या आपको ये भावनाएं समझ आई? बेटा देखो लाइव क्लास क्यों इंपॉर्टेंट होती है कि इस एरो का सिंबल सिर्फ आप जानोगे और कोई नहीं जानेगा। मेरी बात समझे? ये डिजायरेबल है। हीट इनपुट कम हो इंजन में, वर्क डन ज़्यादा हो, गाड़ी ज़्यादा चले। लेकिन जब हम रेफ्रिजरेटर या हीट पंप की बात करते हैं तो हम चाहेंगे बिजली का बिल कम आए और हीट ज़्यादा एक्सट्रैक्ट हो खाने से। क्या बेटा आपको ये बात समझ आ गई? अब मैं दोबारा ये मॉडल बनाता हूँ जल्दी जल्दी। हाई टेम्परेचर। और बेटा सुनो, आपने अब देखो कुछ न्यूमेरिकल्स लगाना बहुत जरूरी होते हैं। टीचर तुमको पढ़ा रहा है ये हाई टेम्परेचर है, बट कुछ बुक्स में इसको सोर्स बोलेंगे, लो टेम्परेचर को सिंक बोल देंगे, वो अलग अलग भाषाएं यूज करेंगे। तो जब तक तुम कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं लगाते हो, फॉलो अप नहीं करते हो क्लासेस का, हर क्लास अगर 2 घंटे की होती है तो उसका 4 घंटा फॉलो अप बनता है, मतलब डबल एटलीस्ट। अब देखो, हमको ये पता था Q1 इक्वल टू Q2 प्लस डब्ल्यू रहेगा। हम चाहते हैं कि बिजली का बिल कम आए और हम चाहते हैं हीट एक्सट्रैक्शन मैक्सिमम हो। अगर हम लोग इसको कॉर्नॉट की साइकिल टाइप वाला मान लें, कॉर्नॉट रेफ्रिजरेटर मान लें, तो कॉर्नॉट रेफ्रिजरेटर में हम लोगों ने डिराइव किया था, वी हैव डिराइव्ड दैट T1 by T2 इक्वल टू Q1 by Q2 ओनली फॉर कार्नॉट साइकिल बेटा। हर बार ये बराबर नहीं होगा, Q2 सॉरी। देखो बेटा, ये T1 by T2 मतलब यहाँ पे वो आया है हाई TH बाई, आप इसको मतलब ये T1 यहाँ पे TH है और T2 हमारा TL है, लो टेम्परेचर। अब देखो ये हमारा आता है। अब यहाँ पे एफिशिएंसी कैसे डिफाइन करोगे बेटा? या अच्छा कौन सा रेफ्रिजरेटर अच्छा होगा? मैंने आपको अभी इशारे में बताया। बताओ विच रेफ्रिजरेटर विल बी गुड? सर डब्लू कम हो और Q2 ज्यादा हो। हाँ, तो कुछ इसका नाम भी रखेंगे कि नहीं? अच्छा चलो कुछ कुछ रिलेशन निकालते हैं। लेट अस से कि हमें पता है Q1 इक्वल टू Q2 प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पे हमने लिखा है Q1 बाई Q2। तो अगर मैं Q1 की को यहाँ पे Q2 प्लस डब्ल्यू लिख दूँ तो मुझे मिलेगा T1 बाई T2 इक्वल टू Q2 प्लस डब्ल्यू अपॉन Q2। ये बात समझ आ रही है बेटा? Q1 की जगह बस Q2 प्लस डब्ल्यू लिख दिया है। अब बताओ अगर मैं इसको रीअरेंज करूंगा तो आई विल गेट डब्ल्यू इक्वल टू Q2
T1/T2 मैं बताता हूँ कि देखो अगर तुम मैथ्स लिख रहे हो, एक इक्वेशन लिख रहे हो, तो वो फिज़िक्स में तुम्हारे काम की नहीं है, लेकिन अगर तुम उसका मतलब समझ जाओगे तो तुम्हारे काम की है। अच्छा देखो W इक्वल टू तुम क्या चाहते हो W कम हो और Q2 ज़्यादा हो। अब ये बताओ क्या ये T1 T2 पे डिपेंड नहीं कर रहा है? अगर तुम चाहते हो कि 2 टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में तुम्हारा रेफ्रिजरेटर काम करे, सपोज़ तुम चाहते हो कि सर ये -5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और ये बाहर का सराउंडिंग टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। क्या आपको मेरी बात समझ आई बेटा? अगर तुम एक सर्टेन टेम्परेचर डिफरेंस देते हो तो मिनिमम वर्क तो करना ही पड़ेगा। दिस इज़ मिनिमम वर्क क्योंकि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी हाईएस्ट होती है। अगर हम कार्नोट साइकिल चुनते हैं तो उसकी एफिशिएंसी हाईएस्ट होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड मिनिमम वर्क बिटवीन द 2 टेम्परेचर। आपको मेरी बात समझ आई? क्योंकि ये बिजली का बिल है ना बेटा। अगर आप चाहते हो T1 T2 में हाईएस्ट एफिशिएंसी पे भी काम करे तो मिनिमम वर्क होगा। जब हाईएस्ट एफिशिएंसी लगेगी तो ये आपका बिजली का बिल ऐसे आएगा। विद इन दिस 2 टेम्परेचर ठीक है बेटा आपको ये समझ आया? अब बेटा देखो आपको जैसे ही ये समझ आया हम लोग को एक परफॉर्मेंस फैक्टर डिफाइन करते हैं कि कौन सा रेफ्रिजरेटर अच्छा होता है। तो ये सिंपली आपने जैसे बोला कि W और Q2 से आप डिफाइन कर सकते हो। हमें चाहिए W ज़्यादा और Q2 कम। सॉरी उल्टा बोल दिया बेटा मैंने। हमें चाहिए चलो ऐसे डिफाइन कर देते हैं। लेट अस से कि अल्फा हमारा रेफ्रिजरेटर कौन सा अच्छा होगा बेटा? इसको परफॉर्मेंस फैक्टर बोलते हैं। ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस टाइप का जो तुम्हें समझना है। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। मेरे पास वही रेफ्रिजरेटर अच्छा है जो बिजली का बिल कम लाए जिसकी स्टार रेटिंग ज़्यादा अच्छी हो। स्टार रेटिंग अच्छी होने का मतलब क्या है बेटा इसका? ये फैक्टर को देखते हैं। भाई Q2 ज़्यादा चाहिए, W कम चाहिए। बेटा क्या ये बात आपको समझ आ गई? कोई डाउट इस पे? ठीक है बेटा। बेटा आपको कौन सा पॉइंट दोबारा समझना है बताओ ज़रा? मैं ऐसे समझाता हूँ देखो। हमने कार्नोट साइकिल में ये पढ़ा था कि T1/T2 इक्वल टू Q1/Q2। अगर आप चाहते हो कि ये टेम्परेचर डिफरेंस एक सेट रहे, बेटा देखो ना इंडिया में टेम्परेचर तुम्हें पता है कि बाहर 25 से भी ज़्यादा जाता है, राजस्थान में 50-50 जाता है। तो उस समय अपने आप वर्क डन ज़्यादा होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? देख लो T1 बढ़ेगा बेटा और T2 अगर छोटा होगा तो वर्क डन ज़्यादा होगा। तुम चाहते हो ना कि तुम्हारा फ्रिज ठंडा करे, तो राजस्थान में अपने आप बिल ज़्यादा आएगा बेटा। बात समझ आ रही है? अगर तुम चाहते हो तो इट विल ऑलवेज़ डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। इसलिए मुझे इतना मिनिमम बिजली का बिल आएगा ही आएगा। लेकिन अब तुम रशिया चले जाओ, जो कोल्ड बेल्ट्स में आते हैं। ये नॉर्दर्न अमेरिका या कनाडा चले जाओ, तो वहाँ पे पता लगा कि अंदर हमें बाहर का टेम्परेचर भी -10 है और यहाँ पे तुम चाहते हो -5 या एक्स्ट्रा चल रहा है। तो अब तुम या मतलब सोचो इसको और -15 कर दो तुम चाहते हो, तो इसमें कम एनर्जी लगेगी देखो। T1 और T2 का फैक्टर क्लोज़ रहेगा, तो ये -1 करके बहुत छोटा आ जाएगा टर्म। बेटा कुल मिला के अगर टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा रहा, तो ज़्यादा बिजली का बिल आएगा। W इज़ योर बिजली का बिल। इतना मिनिमम वर्क करना ही पड़ेगा इन एनी केस। अब इसी को आप इनडायरेक्टली इस कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से भी डिफाइन कर सकते हो या W से डिफाइन कर सकते हो। देखो बेटा सब रीअरेंजमेंट और कुछ नहीं है। आपको हीट एनर्जी में फर्स्ट लॉ पता है कि भाई Q2 निकाल रहे हो, W बिजली का बिल बिजली दे रहे हो, बिजली से काम दे रहे हो, तो इतना तो लगेगा Q1 प्लस Q2 Q1 इक्वल टू Q2 प्लस W। ठीक है बेटा? अब बस बेटा कुछ चाहिए ना तो तुम W को रीअरेंज कर लो। परफॉर्मेंस फैक्टर कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है ये वाला, तो मैंने इसलिए तुमको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि Q2 सबसे ज़्यादा हो और W सबसे कम हो। वी ऑलवेज़ वांट दिस। तो अगर तुम इसको रीअरेंज करोगे तो यू विल गेट W की डेफिनिशन तुम्हें यहाँ से मिल जाएगी Q1 माइनस Q2। तो तुमको ऐसे भी याद रखना है कि इट इज़ बेटा कोई बात नहीं है पता है, मैं हमेशा बच्चों से एक्सपेक्ट करता हूँ ना कि वो सारे डेरिवेशन तो करें बट हमेशा मिनिमम फॉर्मूला सेट लेके चलें। मैं यहाँ पे तुमको सिर्फ ये फॉर्मूला सेट दूँगा। Q1 विल बी Q2 प्लस W T1/T2 अगर कार्नोट साइकिल ले रहे हो जिसकी एफिशिएंसी हाईएस्ट होती है Q1/Q2 और तीसरा अल्फा इक्वल टू Q2/W।
ये 3 याद करो, बाकी सब रीअरेंज हो जाएँगे इसी में। बेटा आप लोग ये बात समझ गए? क्या मैं आगे बढ़ूँ? यस सर। ठीक है बेटा। बेटा कल ये एक इम्पोर्टेंट थिंग मैंने न्यूमेरिकल क्लास में बताई थी, तो मैं सोच रहा हूँ मैं यहाँ पे भी बता दूँ, क्योंकि शायद उसमें कुछ बायो के बच्चों ने जॉइन नहीं किया था। इसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ बेटा। देखो, अगर हम कभी भी टेम्परेचर वर्सेस एस का ग्राफ बनाते हैं, आप लोग को एंट्रोपी की डेफिनेशन सिखाई गई थी। याद है बेटा? तो तुम मुझे बताओ, डी क्यू की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा? टीडीएस। और अगर मैं चेंज इन हीट एनर्जी निकालूंगा डेल्टा क्यू, तो वो मेरा इंटीग्रेशन ऑफ टीडीएस आएगा। बेटा देखो, अगर मैं तुमको ये दिखा पा रहा हूँ तो मैं ये बता सकता हूँ कि कभी भी अगर टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी का ग्राफ बना, तो ये टीडीएस का इंटीग्रेशन, जैसे वाईडीएक्स का इंटीग्रेशन एरिया अंडर द ग्राफ देता है वाई और एक्स के बीच में, तो ये हीट एक्सट्रैक्शन देगा। इट विल गिव यू हीट एक्सट्रैक्शन। बेटा ये बात याद रहेगी। बेटा टू थिंग्स यू मस्ट रिमेंबर कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में एरिया अंडर द ग्राफ वर्क डन देता है, पीडीवी देता है बेटा। अगर तुम पीडीवी याद करोगे ना तो फिजिक्स केमिस्ट्री में कंफ्यूज नहीं होगे। ये हमें पीडीवी देता है, वर्क डन। फिजिक्स में हम इसको वर्क डन बोल देते हैं, केमिस्ट्री में हम इसको माइनस डब्ल्यू बोल देते हैं, माइनस पीडीवी। तो ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों थी? क्योंकि अगर कोई भी साइक्लिक प्रोसेस होता है, फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस, देखो बेटा मैं यहाँ पे टेक अवे ले जाओ कि एरिया अंडर द ग्राफ ये डेल्टा क्यू है। बेटा हीट एक्सट्रैक्शन नहीं, मतलब हीट, हीट सॉरी, ये डेल्टा क्यू देगा हमेशा, हीट। तो बेटा आओ देखते हैं, अगर मैंने तुम लोगों को बोला कि कोई भी, जैसे कॉर्नर साइकिल ले ली तुमने, बेटा ये साइकिल कोई भी ले लो, अगर तुम ए बी सी डी कर रहे हो, जैसे अगर कर्नौटी ले रहे हो तो आइसो, एडिया, आइसो, एडिया। तुम कभी भी जब पूरी साइकिल की बात करते हो बेटा, पूरी साइकिल की, होल साइकिल की, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा, क्योंकि घूम के तुम वहीं पे आ गए, ए से स्टार्ट करके तुम ए पे ही आ गए। अगर तुम देखते हो डेल्टा यू जीरो है, तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए, फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस, फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस हमारा डेल्टा यू जीरो है। तो अगर मैं टी वर्सेस एस बनाऊं, टी वर्सेस एस बनाऊं इसी कार्नोट साइकिल का, तो मुझे ऐसा मिलेगा बेटा कि हाई टेम्परेचर T1 ये वाला, ये टेम्परेचर T1 पे था आइसोथर्मल, ये T2 पे था, ये T1 मिला और ये T2 मिला, और ये वही पॉइंट मिल जाएंगे ए बी सी डी। तो मुझे ये एरिया डेल्टा क्यू देगा, एरिया अंडर द टी एस ग्राफ, डेल्टा क्यू पूरी साइकिल के लिए बोल रहा हूँ। अगर एक स्टेप के लिए निकालोगे तो पूरे नीचे तक का, अगर मैं एक स्टेप के लिए निकालता तो मुझे ये मिलता, अगर मैं ए बी पार्ट के लिए निकालता तो ये मिलता मुझे टी एस पॉजिटिव, मतलब हीट आई होगी, हीट इन। ये कॉर्नोट का वो पार्ट है, टी वर्सेस एस ग्राफ दोनों सेम ही है बेटा। यहाँ पीवी ग्राफ है, यहाँ पे टी वर्सेस एस है। बेटा जब डेल्टा यू जीरो होगा तो आपको बस याद रखना है, फर्स्ट लॉ इतना सा है कि हीट आती है, इंटरनल एनर्जी बढ़ाती है, या तो वर्क डन होता है। अगर इंटरनल एनर्जी जीरो है फॉर द होल साइकिल, एक स्टेप की बात नहीं कर रहा हूँ, तो डेल्टा क्यू हमेशा डेल्टा डब्ल्यू के बराबर होगा। और बेटा सिंपल सी एक बात, ये एरिया डेल्टा डब्ल्यू है, एरिया इनसाइड द ग्राफ, और ये एरिया डेल्टा क्यू है, तो ये दोनों एरिया बराबर होंगे। तुम ये याद रखना, फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस, फॉर एनी साइक्लिक प्रोसेस ये एरिया अगर पीवी का है, तो बेटा मैं एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना रहा, ऐसा नहीं है कि यही ग्राफ बनेगा, बट एरिया अंडर द ये दोनों बराबर होंगे, इक्वल, और ये साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि डेल्टा यू जीरो है। क्या बेटा आपको ये बात समझ आ गई?
तो आप मुझे बताओ एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस Q2/Q1। क्या ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है फॉर एवरी साइकिल? सबसे बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन बाई हीट इन। यहाँ Q1 इस पार्ट में हीट आती थी और Q2 इस पार्ट में हीट जाती थी। तो हीट इन हम नहीं चाहते बेटा ज़्यादा हो, तो ये लो रखो, और हम चाहते हैं कार्य सबसे ज़्यादा हो, एफिशिएंसी। बेटा याद रहेगा ये सब चीज़? और बेटा एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराना चाह रहा था जो काफ़ी बच्चों ने मुझसे डाउट्स में पूछा था, तो मैं बताता हूँ उसको। बेटा ये पॉइंट आपको याद रहेगा? देखो बेटा, अगर कभी भी तुमको टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी आ रहा है, तो उससे भी तुम हीट इन निकाल सकते हो, हीट आउट निकाल सकते हो, सिंपली एरिया अंडर द ग्राफ निकाल के। अगर TdS, बेटा देखो एक सिंपल सी बात याद कर लो, अगर कुछ ऐसा रहा टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी, तो एंट्रोपी बढ़ रही है तो हीट आई होगी, हीट इन। अगर कोई आपको ऐसा ग्राफ दे जिसमें आपकी एंट्रोपी घट रही है, आप ए से बी जा रहे हो, पहली बार भी आप ए से बी जा रहे हो पर एंट्रोपी बढ़ रही है, इसमें हीट आउट होगा। जितना भी एरिया अंडर द ग्राफ आएगा ना, इट इज हीट आउट। ये आपका क्यू नेगेटिव आएगा, हीट आउट क्यू नेगेटिव, और यहाँ पे हीट इन क्यू पॉजिटिव। और बेटा एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो काफी बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था। Let me take बेटा ये क्वेश्चन है आप लोग का, मैं भी डायग्राम बना दे रहा हूँ और आप लोग साथ साथ करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ दिया हुआ है और कुछ इस तरह से दिया हुआ है बेटा। और कुछ ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, ये कर्व्ड है ये वाला, बाकी सब स्ट्रेट लाइन है। बी से सी तक कर्व्ड है, सी ए स्ट्रेट ड्रॉप है और ए बी भी स्ट्रेट लाइन है। और आपको इशारों इशारों में ऑब्जर्वेशन करने के लिए दिया हुआ है, दिस इज 500 केल्विन एंड दिस इज 300 केल्विन। बच्चा आप लोगों से पूछा है कि कंसीडर दिस साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी है, ए से बी फिर सी है, साइक्लिक तो दिख ही रहा है, ए बी सी है, ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, आपको बोला है कि 1200 जूल हीट विड्रॉ की गई है, इज विड्रॉन फ्रॉम सैंपल। और आप देखोगे मैं सिंपल फॉर्मूले से ये सारा सॉल्व करूंगा, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो आप याद ना कर सको। इन प्रोसेस आपसे बोला है वर्क डन ड्यूरिंग बीसी, निकालो। बेटा मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं फिर मैं कराऊंगा। बेटा आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? बेटा कुछ ना गांठ बांध लो चीजें, मतलब जस्ट नॉट इट टू यू लाइक इफ वेन एवर द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग इन फिजिक्स द वर्क डन विल बी नेगेटिव, नेगेटिव। वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तो आपका आंसर नेगेटिव आना चाहिए। तो जिस बच्चे को नेगेटिव नहीं दिखा वो पापी, उसने ये नहीं देखा, उसको इतनी सी बात नहीं ग्राफ में दिखी कि बी में ये भाई वॉल्यूम एट बी इज ग्रेटर देन वॉल्यूम एट सी, जब वॉल्यूम घटेगा वर्क डन नेगेटिव तो आना ही चाहिए। बेटा मैं ये सब बातें इसलिए बोल रहा हूँ ना कि जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो 95% वो बच्चे जिनको रैंकर्स बनना होता है वो एलिमिनेट करके टिक करते हैं। वो पॉजिटिव वाले पहले ही एलिमिनेट कर देते,
2 या 3 नेगेटिव वाले बचते हैं, उसके फिर से और लॉजिकल डिडक्शन लगाते हैं और वो सॉल्व पूरा नहीं करते हैं, वो बस किसी तरह से टिक करते हैं, वो भी लॉजिक के साथ, सही लॉजिक के साथ, पढ़े लिखे लॉजिक के साथ। कैन यू आइडेंटिफाई द प्रोसेस ए टू बी? ए टू बी कैसा प्रोसेस है बेटा, बताओ? विच काइंड ऑफ प्रोसेस इज देयर ए टू बी? स्टेप्स में तोड़ो बेटा। विच काइंड ऑफ प्रोसेस इज फ्रॉम ए टू बी, बेटा बताओ? सर कांस्टेंट प्रेशर। वेरी गुड बेटा। जब आप देख रहे हो कि ए टू बी, ऑब्जर्व करो बेटा कि ए टू बी आपका स्ट्रेट लाइन दिया है। हाँ, गुड बेटा। अगर ए टू बी स्ट्रेट लाइन, किस में स्ट्रेट लाइन है? टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी दे रखा है और ए टू बी। अब तुरंत आपका दिमाग चमकना चाहिए कि सर, चमकना चाहिए कि आपको पता है कि पीवी इक्वल टू एनआरटी हमेशा लगता है। अगर पीवी इक्वल टू एनआरटी हमेशा लगता है और टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम दे रखा है, तो ये सत्य तभी हो सकता है जब प्रेशर और बाकी टर्म्स कांस्टेंट रहें। ई टू बी, यानी अगर मैं स्टेप 1 को बोलूं ई टू बी, तो दिस विल बी ए आइसोबारिक प्रोसेस। गुड बेटा। तो कैन यू कैलकुलेट द वर्क डन बिटवीन दिस टू प्रोसेस? आप निकाल सकते हो, मतलब ए टू बी कितना वर्क डन हुआ होगा, क्या आप निकाल सकते हो? अच्छा सॉरी बेटा, ये 500 जो केल्विन है ना, मैंने डायग्राम थोड़ा गलत नोट किया, यहाँ पे है, माय मिस्टेक, सॉरी। मैं अभी डायग्राम दोबारा सही से दिखा। हाँ, अब करो। क्या तुम निकाल सकते हो? आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन हम कैसे निकालते हैं बेटा? अच्छा, स्टार्टर के लिए तुम बस ये आइडेंटिफाई करो, तुमको बहुत सारी चीजें उसने दे रखी हैं। अब देखो उसने आपको, अच्छा सी आइडेंटिफाई करो, व्हाट इज एसी प्रोसेस? एसी प्रोसेस किस टाइप का है, तोड़ के बताओ। सर आइसोकोरिक। गुड। तो आइसोकोरिक में वर्क डन कितना होता है? सर 0। गुड। अच्छा, क्या तुम ये कह सकते हो कि सारे प्रोसेस का चेंज इन इंटरनल एनर्जी जोड़ोगे तो नेट कितना आएगा? 0 आएगा। डेल्टा जी सर। होने वाला ही है। तो तुम मुझे बताओ, अगर 1200 किसी ने हीट ले ली है सिस्टम से, तो 1200 हीट ली है, मतलब मैं कह रहा हूं टोटल साइकिल के हिसाब से डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू कितना होना चाहिए? 0। साइक्लिक प्रोसेस है, पूरी साइकिल के हिसाब से बोल रहा हूँ, फुल होल साइकिल के लिए। वर्क डन हमारा कितना है? नहीं पता। हीट एक्सट्रैक्शन कितना है बेटा? -1200 जूल है। तो टोटल वर्क डन कितना आना चाहिए बताओ बेटा? -1200 आना चाहिए। तो एक बच्चा ऐसे लिखता, डब्ल्यू ए पी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी ए इक्वल टू बच्चा कितना आ जाएगा? -1200। क्या आपको ये लाइन समझ आई? किस किस बच्चे को स्ट्राइक कर गई? ये गुड बेटा। अब ये बताओ, हमको ये पता लग चुका है 0 है, तो कुल मिला के हमें करना ही क्या है? डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी इक्वल टू -1200। हमको डब्ल्यू बी सी निकालना है, कोई बच्चा डब्ल्यू ए बी निकाल दे, खत्म क्वेश्चन। कैन यू कैलकुलेट दिस? आपको इन्फॉर्मेशन में आइडल गैस दे रखा है, 2 मोल दे रखा है, कैसे करोगे बेटा?
अच्छा बेटा, आप लोग के पास एससी में है ना? ये यस सर। 500 केल्विन कहाँ दिख रहा है? बी पे दिख रहा है या सी पे दिख रहा है? सर बी पे दिख रहा है। मुझे भी बी पे ही दिख रहा है बेटा। मुझे वर्क डन इन बीसी निकालना है, वर्क डन इन, ठीक है बेटा। तो वर्क डन इन ए बी कितना आ जाएगा बेटा, बताओ? कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन हमें ए बी में देखना है, कांस्टेंट प्रेशर है। हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा कांस्टेंट? वर्क डन पीडीवी होता है। तो अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो पी बाहर, और सिंपली कितना आ जाएगा? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल आया बेटा। पर मैं पीवी को एनआरटी लिख सकता हूँ ना? पीवी फाइनल और पीवी इनिशियल को मैं एनआरटी के फॉर्मूले से ऐसे लिख दूंगा, एनआरटी फाइनल माइनस टी इनिशियल, ठीक है बेटा। अब बताओ मेरा कितना आ गया? एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 मोल। आर आप कितना लोगे बेटा, बताओ? सब कुछ स्टैंडर्ड दे रखा है ना? तो आर की वैल्यू कितनी पुट करोगे? 8.3 ले लो अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से, पूरा भी ले सकते हो, 8.314 टाइप का भी ले सकते हो। और इनटू डेल्टा टी फाइनल माइनस इनिशियल कितना दे रखा है? 500 माइनस 300 कितना आ जाएगा बेटा? 200। और ये वर्क डन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, बताओ? सर पॉजिटिव। द पॉजिटिव। हाँ बेटा। तो इसको उधर भेज के बताओ डब्ल्यू कितना आ रहा है? -1200। बेटा कैलकुलेशन करके दो बेटा, ये मैं नहीं करूंगा, आप करो। मैं आपको बस बता सकता हूँ कि मेन ट्रिक ये थी कि ए बी आइसोबारिक आपको आइडेंटिफाई करना था, कि आप लोगों ने। अगर आप ए बी आइडेंटिफाई कर लेते कि आइसोबारिक है, तब आपको वर्क डन का फॉर्मूला ये वाला मिल जाता। देखो बेटा, आइसोबारिक में वर्क डन आपका पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल आता है। बट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पी वी सर एन आर टी तो होता है, तो एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, यानी एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हो। और आपको आंसर दिख जाता है क्योंकि उसने एन दे रखा है। आर बेटा डेटा में दिया नहीं है, पर अच्छे एग्जाम दे देंगे आपको, आर की वैल्यू तक दे देंगे। और डेल्टा टी उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा था। हमारा डब्ल्यू आ गया बेटा, वैल्यू कितनी आ रही है बताओ? हम्म। सर -4520। सर आ गया आंसर। हाँ वेरी गुड बेटा। मुझे अ, बच्चों ने भेजा -4520, -4520। एक बच्चे ने लिखा है -4525। तो मुझे लगता है इस बच्चे ने खुद से निकाला है, जिसने -4525 बोला है। क्योंकि मैंने अगर वैल्यू 8.314 लेना, जो मुझे वैल्यू दी नहीं है, तो आप जो आपको याद है आप ले लो। अगर 8.3 पे लोगे तो आंसर अलग आएगा, सबका आंसर अलग अलग आ सकता है, बट मार्जिनली। गुड बेटा। मैक्सिमम बच्चों ने मुझे आंसर, प्लीज बेटा कैलकुलेशन फ्रेंडली बनो। कॉपी पेन किसी को मत दो, अपने हाथ में रखो हमेशा। फिर एक और डाउट मुझे बच्चों ने पूछा है ज्यादा, मैं वही वाला एक डाउट कर रहा हूँ, तो मेरे बच्चों ने ज्यादा पूछे हैं मुझसे। मैंने आपको साफ बोला था प्लीज लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ये तो मेरे ख्याल से आप लोग 1 मिनट में कर दोगे। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा दूंगा तुरंत। इस क्वेश्चन के बाद विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। अगर आप लोग डाउट पूछना चाहो तो मैं बता दूंगा। ये इंटरनल एनर्जी वर्सेस वॉल्यूम है। हमेशा एक्स वाई एक्सिस पे ध्यान दिया करो, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए बी सी डी लाइक दिस। अब बेटा आपको क्या क्या दे रखा है? n = 2 मोल दे रखा है। और आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है आइडियल गैस है। बट आपके कोर्स में सिर्फ फिजिक्स में आइडियल गैस ही, डोंट वरी। अगर नहीं भी बोल रहा है तो आइडियल गैस है। साइक्लिक प्रोसेस है।
बी और सी पे टेम्परेचर दे रखा है। बी पे टेम्परेचर है 500 केल्विन और सी पे टेम्परेचर है 300 केल्विन। अच्छा बेटा, ए पे टेम्परेचर क्या होगा? डी पे टेम्परेचर क्या होगा? आपको निकालना है हीट एब्जॉर्ब्ड। कैलकुलेट हीट इन या हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, हीट इन ड्यूरिंग द होल प्रोसेस। बेटा एक सिंपल सी बात समझो, कभी भी मैं किसी सिस्टम को हीट दे रहा हूं, अगर हीट दे रहा हूं, वो वर्क डन नहीं कर रही है, तो ये सारा इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में जाता है। आपको पता है ना, अगर वर्क डन 0 है तो सारी हीट इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जाएगी। हम लिखते हैं इंटरनल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर स्टेट चेंज नहीं हो रही है तो, मतलब समझाता हूँ। देखो जैसे बेटा, अगर तुमने आइस को हीट दिया तो वो बॉन्ड तोड़ने में भी एनर्जी खर्च करेगा ताकि वाटर बने। अगर आइस से वाटर बनने वाला हो, स्टेट चेंज होने वाली हो, तो तुम्हारी जो हीट दे रहे हो, आपकी इंटरनल एनर्जी ऐसा भी हो सकती है कि इंटरनल एनर्जी बढ़े। आप बॉन्ड तोड़ने के लिए भी जो एनर्जी दे रहे हो वो स्टेट चेंज के काम आ जाए। मतलब मैं दोबारा बताता हूँ, रुको। अगर स्टेट इज नॉट चेंजिंग तो ये बात ट्रू है। अगर कोई गैस गैस को टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। बट बेटा अगर स्टेट चेंज हो रहा है ना, तो आपका हो सकता है टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाए, और अगर हीट दोगे तो डेल्टा यू बढ़ जाए। बट टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहेगा? क्योंकि वो एनर्जी जो आपको मिली है ना, अगर वर्क डन 0, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, वर्क डन 0 है, आप हीट दे रहे हो, तो जरूरी नहीं है कि वो सीधे टेम्परेचर बढ़ाए। वो हो सकता है आपका स्टेट चेंज में काम कर रहा हो, ड्यूरिंग स्टेट चेंज। तो याद रखना, जब न्यूमेरिकल्स आते हैं ना या क्वेश्चन आता है, तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आपको नंबर्स फॉर्म में दिखे कि फॉर्मूला लगाओ एनसीवी डेल्टा टी। वो आपसे ऐसे पूछेगा, इफ इंटरनल एनर्जी इंक्रीजिंग, क्या टेम्परेचर पक्का बढ़ेगा? आंसर है नो। डिपेंड करता है कि स्टेट पे है। अगर स्टेट इज नॉट चेंजिंग, मतलब गैस का गैस ही रहेगा, तो हाँ, टेम्परेचर बढ़ा, इंटरनल एनर्जी बढ़ी। अगर हमको आइडल गैस बोली गई है, तो बताओ, अगर हमारी इंटरनल एनर्जी ए टू बी कांस्टेंट है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट होगा ना, 500 केल्विन। आपको बात समझ आई? और ये बात भी याद रखना, मैंने अलग से बताई ये बात, कि इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती बेटा। इंटरनल एनर्जी इज पार्ट ऑफ ऑल द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी और ऑल टाइप ऑफ एनर्जी पोजेस्ड विद इन द बॉडी। और मैं इंटरनल एनर्जी पे कुछ ना कुछ कमेंट्स करते रहूंगा लगातार पढ़ाने में, आप ध्यान देते रहना। अच्छा मुझे बताओ, तो अगर सी से डी, तो यहाँ का टेम्परेचर भी कितना होगा? 300 केल्विन, और इस पूरे पार्ट का टेम्परेचर 300 केल्विन ही होगा ना? यस सर। तो जरा आंसर बताओ बेटा, कैलकुलेट द हीट एब्जॉर्ब कैसे निकालोगे? हाउ वुड यू कैलकुलेट हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से सोचो। फर्स्ट लॉ को हमेशा दिमाग में रखो। फर्स्ट लॉ और पीवी इक्वल टू एनआरटी तुम्हारे सच्चे साथी हैं, बाकी क्वेश्चन की कंडीशन है। बी टू सी वर्क डन कितना हुआ बेटा? 0। ई टू बी वर्क डन कितना हुआ? मतलब डी टू ए, सॉरी, डी टू ए वर्क डन कितना हुआ? 0। अब बताओ क्या बचा हमारा? तुम्हें हीट इन निकालना है। ए टू बी कैसा प्रोसेस है बेटा? कैन यू नेम विच काइंड ऑफ प्रोसेस इट इज ए टू बी? अगर इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है तो क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगा? ये कैसा होगा? आइसोथर्मल। अब ये बताओ, ए टू बी वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा, और ये कॉन्ट्रैक्शन होगा। गुड बेटा, गुड। गुड बेटा, गुड।
तो बेटा जल्दी से आंसर बताओ फिर। मैं चैट देख के बोल रहा हूँ बेटा, कुछ बच्चे जल्दी जल्दी सोच रहे हैं, दैट इज गुड। मुझे आंसर बताओ कितना आएगा। और आप हर चीज यूज करो। n इक्वल टू 2 मोल दिया है तो उसका पक्का यूज होगा। कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है तो आप हमेशा सोच लोगे अरे सर वर्क डन तो हमेशा हीट के बराबर होगा, क्योंकि डेल्टा यू 0 है। जो भी एनर्जी आई है उसका वर्क डन हुआ, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं हो सकती अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो ये किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए ऑलवेज ट्रू होगा। और साइक्लिक प्रोसेस अब कैसे सोच सकते हो आप? चुपचाप से ऐसे सोचो, अच्छा ठीक है सर, मुझे आइसोथर्मल यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे वर्क डन आता है। बेटा देखो, अगर तुम कभी भी भूल जाओ ना, मेरी बस एक सलाह होगी कि ना डेफिनेशन मत भूलना जिंदगी में कभी भी। अगर तुम किसी चीज की डेफिनेशन जानते हो, तुम घसीट के आंसर ला दोगे। पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगर तुम भूले तो, मैं ये नहीं बोल रहा कि बच्चों को भूलना चाहिए, ये सब स्टैंडर्ड वर्क के सारे फॉर्मूले याद रखो, एडियाबेटिक, आइसोथर्मल, हर एक केस का फॉर्मूला याद रखो। और कंफ्यूज मत हो बेटा, क्या एक्चुअली कई बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते ना, तो उनको नेचुरल लॉग से लॉग 10 में कन्वर्ट करने में दिक्कत आ जाती है। वो बुक में डेटा देखते हैं तो उनको लगता है इट्स वेरी, मतलब कुछ अलग टाइप की प्रोसेस किया गया है। अब पी को पुट करोगे तो यू विल गेट एन आर टी बाई वी डी वी। आप इसको डायरेक्टली पुट करोगे तो यू कैन सी एन आर टी एल एन वी फाइनल माइनस वी फाइनल बाई वी इनिशियल, या वी टू बाई वी वन। बेटा आप मुझे बताओ, अगर आपको देखो बुक्स में कई बार ऐसे लिख देगा नेचुरल लॉग में, और नेचुरल लॉग से लॉग 10 में कन्वर्ट करते हैं, बस ऐसा कर लिया करो। 2.303 एन आर टी लॉग 10 वी फाइनल बाई वी इनिशियल। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको ऐसे कन्वर्ट करना होता है। नेचुरल लॉग को लॉग 10 में आपको सिर्फ 2.303 का एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है बेटा, ये बात समझे। अब हमारे पास डेटा में क्या क्या दे रखा है, एन इक्वल टू 2 मोल दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है। अच्छा बेटा वॉल्यूम भी दे रखा है, सॉरी, वी नॉट से यहाँ कितना दे रखा है, 2 वी नॉट। तो फर्स्ट केस में वर्क डन कितना आ जाएगा, 2.303 एन आर टी, या एन एल एन में भी छोड़ सकते थे बेटा। देखो मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, ये पेज भर गया है थोड़ा सा। ए टू बी हमारा जो वर्क डन हुआ, ए टू बी जो हमारा वर्क डन हुआ, यहाँ 500 केल्विन था। और प्लीज बेटा एक्स वाई एक्सेस हमेशा देखा करो, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी था और यहाँ पे वॉल्यूम था, यहाँ पे वी नॉट दिया था और यहाँ पे 2 वी नॉट दे रहा था। तो मैं अगर ए टू बी वर्क डन ए टू बी निकाल रहा था आइसोथर्मल एक्सपेंशन में, तो बेटा मुझे आ रहा था ये एन आर टी। एन पता है 2 मोल, 8.314 जो लेना है ले लो। टी को तुम उतना ले लो, क्या कहते हैं 500 केल्विन दिया हुआ है क्वेश्चन में, और यहाँ 300। और यहाँ एल एन, एल एन ही अगर रहने देता तो मुझे मिलता 2 वी नॉट बाई वी नॉट, यानी एल एन टू। एल एन टू की वैल्यू आप लोग को याद रखनी चाहिए बेटा। अगर आपका मन है तो याद कर लो, नहीं तो बहुत तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ये समझ आया। अच्छा ये बताओ, इसी लॉजिक पे सी से डी कितना वर्क होगा। बाकी में कोई वर्क नहीं हो रहा है, तो टोटल वर्क निकालने के लिए आपको सिंपली डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू सी डी करना है। डब्ल्यू ए बी ये आ गया, और टी की जगह 500 लिखना, और डब्ल्यू सी डी करोगे फिर से आइसोथर्मल है तो वही फॉर्मूला आएगा एन आर टी, बस इस बार एन 2 मोल, आर वही 8.3, और सी डी में टेम्परेचर था आपका 300 केल्विन, और ये भी जाएगा आपका एल एन। देखो बेटा हमेशा होता है इनिशियल से मतलब फाइनल बाई इनिशियल, तो आपका यहाँ माइनस आ जाता, मतलब ऊपर आता वी नॉट और नीचे आ जाता 2 वी नॉट। और लॉग की भाषा में अगर आप इसको एल एन टू लिखना चाहते हो, बस एक माइनस साइन बाहर कर दो। तो कुल मिला के मुझे दोनों केस में एन आर बाहर से दिख रहा है, एल एन टू बाहर दिख रहा है, मल्टीप्लाई में अंदर बचेगा 500 माइनस 300। आपका आंसर ये आ जाएगा टोटल वर्क डन का, और यही फॉर्मूला टोटल हीट एक्सट्रैक्टेड का आ जाएगा। तो बेटा क्या जल्दी से इसको करके बताओ, अगर एल एन टू की वैल्यू 0.69 होती है, जल्दी से मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है। एन की वैल्यू 2 मोल है, आर आप 8.3 ले लो, और जल्दी से बताओ बेटा।
बेटा आई होप सारे बच्चों को ये सब बात पता है कि लॉग अगर मैं 3/4 लिख रहा हूँ, अगर मैं इसको log 4/3 लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, बस मुझे एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। गुड बेटा। ठीक है बेटा। एक बच्चे ने एग्जैक्ट कैलकुलेट किया है, लक्ष्य ने 2322.67। एक दो बच्चे और बता दे तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं बच्चों के जो देखो बेटा, बच्चे मुझे वो भेजते हैं स्क्रीनशॉट्स, मैं उसको सॉल्व करके बता रहा हूँ। मेरे पास आंसर नहीं है, प्लीज आप बता दो कितना है। लक्ष्य का आंसर इज कमिंग टू बी 2322.67। एक दो बच्चे और ये कैलकुलेशन करके बता दो कितना आएगा। और आई थिंक इसका अप्रोक्सीमेटली सही है क्योंकि 2 इंटू 8.3। हाँ ठीक है। आशुतोष का आंसर, देवाशीष का आंसर, सबका आंसर नियर बाई है। देवाशीष इज सेइंग 2320, आस्था 2293, 2240। बट ठीक है, सबका सेम ही है, डिपेंडिंग की कैलकुलेशन में कितनी अप्रोक्सीमेशन आप लोगों ने ली है। तो क्या मैं नए टॉपिक की तरफ आगे बढ़ूं? इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, और ये टॉपिक बहुत सिंपल है। जिनको कैच कर गया, जिनको नहीं कैच किया उनके लिए दुनिया भर का सिरदर्द है। हेडिंग डालो, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। हमको सॉलिड्स के चक्कर में पढ़ना है पहले, कैसे सॉलिड का टेम्परेचर फर्क पड़ता है। बेटा क्या फर्क पड़ता है पहले ये बताओ सॉलिड का। और बेटा मैं देखो ओपनली बोलता हूँ, कितना भी दिमाग लगाओ क्लास से सारा पेपर फंसेगा ही फंसेगा। तुम दाएं बाएं जितनी भी चक्करों में पढ़ना चाहो पढ़ो, मैं गारंटी इस बात की देता हूँ, जो बच्चा क्लास को अच्छे से फॉलो करके नोट्स बना रहा है उसका जेई मेंस, जे एडवांस और नीट का पेपर पूरा क्लास से आएगा, पूरा का पूरा 100%। अब देखो जरा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन सिंपली इतना दो भाई, हीट दो, बॉन्ड थोड़ा सा वीक हो जाता है और पार्टिकल दूर चले जाते हैं। तो भाई आइसोथर्मल एक्सपेंशन ये बोलता है कि अगर किसी का टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉन्ड्स बढ़ने की वजह से एक्सपेंशन होता है। क्या ये बात सिंपल सी लॉजिक समझ आ रहा है आपको? मैं आपको मैथमेटिकली ज्यादा समझाना चाहता हूँ, ना कि आपको वैसे ले जाके बोलूँ देखो बॉन्ड के अंदर एनर्जी गई, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, दोनों पार्टिकल दूर दूर चले गए। आपको बात समझ आई बेटा? और अभी हम लोग पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले सॉलिड पे अटैक करते हैं। बुक्स में आपको पहली चीज जो बनानी है, पहला नोट्स का पहला इसमें कोई दिमाग नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ने से एक्सपेंशन होता है, इसमें कोई दिमाग नहीं है। फर्स्ट पॉइंट आप ये लिखोगे कि सर ने बताया है आइसोथर्मल एक्सपेंशन में अगर कोई सॉलिड की बॉडी है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पहला नोट होगा कि सपोज 1 एंड 2 आर एनी रैंडम पॉइंट P1 एंड P2, इफ, और इन दोनों के बीच की दूरी L है, इफ टेम्परेचर विल इंक्रीज L विल इंक्रीज। और आप इसको बड़े अच्छे से नोट्स बना के ऐसे ही लिखोगे। आपको भाषा में लिखना है तो भाषा में लिख लो, इफ द टेम्परेचर इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू रैंडम पॉइंट्स ऑफ ए रिगिड बॉडी विल इंक्रीज। अगर ये सॉलिड है, रिगिड है, if the temperature will increase the distance between any two random points or any two point will increase। बेटा ये बात समझ आ गई? अब बोलोगे सर ये थ्योरी नोट है, चलो क्वेश्चन करो इसको। आओ देखते हैं आपको क्वेश्चन समझ आता है कि नहीं। लेट अस सी। एक थिन शीट ऑफ मेटल है, बेटा ध्यान से देखना, ये रेडियस बड़ा है R2, ये रेडियस छोटा है, और इन दोनों के बीच में सब सिमेट्री पे मान लो, मतलब अच्छा अच्छा बना हुआ है, इन दोनों के बीच में रेडियस R है ऐसे। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, बेटा देखना ये जो सर्कल्स बने हैं ना, ये कटआउट पोर्शन है, मतलब वो वहां है नहीं, उतना मेटल शीट काट ली गई है।
क्या आपको मेरी बात समझ आई? ये एम्प्टी जोन है जिसमें R2 और R1 बना है ना, दे आर एम्प्टी जोन, वहां से शीट काट ली गई है। अब यू टेल मी इफ द टेम्परेचर विल इंक्रीज, मुझे बस इन सारे फैक्टर्स के आगे ऐसे बढ़ाओ, बढ़ेगा सर, घटेगा सर, R2 बढ़ेगा सर, घटेगा सर, पिक करके बताओ, कैपिटल आर इंक्रीज, जल्दी से बताओ, जल्दी आंसर दो, चैट्स पे दो, बोल के दो, जैसे समझाना है समझाओ, बताओ। थर्मल एक्सपेंशन हमेशा टॉपिक सीधा दिखता है, बट इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा टेढ़े नहीं होते पर घुमा के पूछे जाते हैं। गुड बेटा, एक बच्चे ने आंसर दे दिया। एनीवन एल्स बेटा? अब धड़ाधड़ आंसर आ रहे हैं, 5 बच्चों ने आंसर दे दिया। गुड 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 गुड। और अब तक किसी ने आंसर सही नहीं दिया है। नॉट अ सिंगल चाइल्ड हैज गिवन द करेक्ट आंसर। नॉट अ सिंगल करेक्ट आंसर। अब तक एक भी आंसर करेक्ट नहीं आया। एक करेक्ट आंसर आया, 2 करेक्ट आंसर आया। निकिता एंड सुरजीत हैज गिवन द करेक्ट आंसर, मतलब पूरा करेक्ट आंसर, पूरा एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर, निकिता एंड सुरजीत। देखो बेटा, सच वो होता है जो 15 किताबों पढ़ने के बाद टीचर आपको बोल रहा है, आपको उसमें एब्सोल्यूट नॉलेज खोजनी होती है। डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट विल इंक्रीज, मैं आपको बेटा बच्चों की तरह लिखवा रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स विल इंक्रीज। तो क्या ये दोनों पॉइंट नहीं है? आर क्यों नहीं बढ़ेगा? अरे बेटा देखो, प्रॉब्लम क्या है ना, बच्चे ये इमेजिन नहीं कर रहे हैं। बच्चे क्या इमेजिन कर रहे हैं, ये है कैनवस, ये ऐसे है, ये ऐसे है, सर थोड़ी देर में ना ये जो आर वाला है ये ऐसे आ जाएगा और ये ऐसे आ जाएगा, तो देखिए सर दोनों के बीच का, पहले आर ऐसे था, कैपिटल आर, अब आर ऐसे हो जाएगा तो घट गया। नहीं बेटा, जो जूम होता है ना, कभी किसी इमेज को जूम किए हो तो टोटल जूम होती है, मतलब आपका कुछ इस तरह से हरकत होगी कि अगर आपको इमेजिन करना है कि सर इसके बाद क्या होगा, तो पहले इस पूरे, इस ना कैनवास जैसा दिख रहा है इसको ही बड़ा करो और फिर तुम मेरी बात को समझ पाओगे। मतलब अरे, और मतलब एग्जैक्ट करना कि सब बड़े हो रहे हैं और ये डिस्टेंस भी बड़ा हो रहा है। अच्छे से ड्रॉ करोगे तो तुम्हें मेरी बात समझ आ जाएगी कि एवरीथिंग इज ग्रोइंग, सारे फैक्टर बढ़ेंगे। अगर मैं आपको ये डायग्राम दे रहा हूँ तो मैं आपको सिंपली ऐसा बोलूँगा कि इसका एक थोड़ा सा बड़ा वर्जन बनाओ और हर चीज़ उसी प्रोपोर्शन में रखो। बेटा ये वही थर्मल एक्सपेंशन है जो पुराने ज़माने में, अगर किसी पहले काँच के जार में अचार-वचार रखे जाते थे और उनका ढक्कन मेटल का होता था। तो अचानक से ढक्कन टाइट हो जाता था तो मम्मी मोमबत्ती से गरम कर देती थी और ढक्कन खुल जाता था। थर्मल एक्सपेंशन ये वही थर्मल एक्सपेंशन है बेटा। आपका ये भी बढ़ेगा, आपका ये भी बढ़ेगा और आपका ये भी बढ़ेगा। बेटा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया? अब तुम बोलोगे सर ये R2 कैसे बढ़ रहा है? अरे बच्चा, तुमको सर की थ्योरी लगानी है कि 2 पॉइंट ये लिए। अब बताओ ये 2 पॉइंट बढ़ेंगे कि नहीं टेम्परेचर बढ़ने से? ये 2 पॉइंट सोच लो, P1 एंड P2। क्या आपको मेरी बात समझ आई? इफ योर, मतलब आपका इंटरप्रिटेशन उस लाइन का क्लियर है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट विल इंक्रीज, तो आप ऐसे सोच लोगे सर ये P1 P2 मानते, अच्छा हाँ सर, जब P1 P2 बढ़ेगा तो R1 R2, यानी जब डायमीटर बढ़ेगा तो रेडियस तो बढ़ेगा ही। और ये अगर P1 P2 मानोगे, देखो जहां जहां तुम P1 P2 लिख दोगे तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स विल इंक्रीज इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। ठीक है? और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे। इसी क्वेश्चन को उन्होंने घुमा के एक और तरीके से पूछा था, ऐसे करके। बेटा मेरी ड्राइंग गंदी है, आप भावनाओं को समझ के आंसर देना कि
ये पॉइंट लिखा था ए बी और ये पॉइंट लिखा था सी डी, और क्वेश्चन ऐसे आया था कि ए बी विल इंक्रीज, डिक्रीज, सी डी विल इंक्रीज और डिक्रीज। जल्दी से आंसर बताओ ताकि मैं समझ जाऊं तुम्हें बात समझ आ चुकी है। टेक योर टाइम एंड टेल। हाँ, इस बार तो मुझे लग रहा है सारे आंसर करेक्ट आएंगे। बोथ विल इंक्रीज, गुड, बोथ विल इंक्रीज द करेक्ट आंसर। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि सर जब ये सी शेप का दिया हुआ है, मतलब उल्टा सी दिख रहा है, तो ऐसा हो जाएगा, बढ़ने के बाद ये थोड़ा और नीचे आज दोनों पास आ जाएंगे। नहीं बेटा, आप जूम अच्छे से करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि दोनों बढ़ेंगे, सी डी भी बढ़ेगा। आप दो पॉइंट समझ लो ना उसको, P1 P2, सी डी विल ऑल्सो इंक्रीज, आंसर इज इंक्रीज एंड इंक्रीज। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। देखो, मैं थर्मल एक्सपेंशन आपको पहली बात बताया कि टेम्परेचर बढ़ने से बॉडी एक्सपेंड करती है, उसका ये डेफिनेशन हो गई। फर्स्ट पॉइंट आया कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट विल इंक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। फर्स्ट पॉइंट लिखने के बाद सेकंड पॉइंट में अगर मैं आपको कोई लेंथ दे रहा हूं, हम हेडिंग डालते हैं लीनियर एक्सपेंशन सॉलिड का। लीनियर एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, ये लेंथ एल है। देखो बेटा, अगर मैं इसका टेम्परेचर T1 से T2 कर दे रहा हूँ एंड T2 इज ग्रेटर, मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1, देन व्हाट वी ऑब्जर्व कि L से ये डेल्टा L हो जाता है। क्या बेटा आपको ये बात समझ आई? ये तो कॉमन सेंस है कि चलो टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ बढ़ती है। आपने हमेशा रेलवे ट्रैक्स पे देखा होगा। अपने आप को सब्जेक्ट से थोड़ा कनेक्ट करो, थोड़ी थोड़ी दूरी पे वो एक गैप छोड़ते हैं। अगर वो एक गैप नहीं छोड़ेंगे तो जब गर्मियों का सीजन आएगा तो आपके रेलवे ट्रैक कितने भी मजबूत हो टूट जाएंगे। इसलिए वो थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ते हैं। आप बोलोगे सर इस गैप से गाड़ी गिर नहीं जाएगी, नहीं बेटा, वो बहुत थोड़े गैप होते हैं। ये जो आपको ना क्लास इसलिए करनी है कि टीचर आपको पहली बार में एक बात समझाना चाहता है कि डेल्टा एल बहुत छोटा होता है, गरीब होता है, वेरी स्मॉल। तो सारी कैलकुलेशन में हम डेल्टा एल को वेरी स्मॉल ट्रीट करेंगे। अगर तुम्हें ये बात, ये इसको लिखना कि सर ने इंपॉर्टेंट बोला है। अब क्यों बोला है आप न्यूमेरिकल्स में देख लोगे, जो अच्छे न्यूमेरिकल्स आएंगे ना आपको ये बात याद दिला देंगे कि कभी भी टेम्परेचर बढ़ने से ऐसा नहीं हो जाता कि भाई आज पता चला कि क्या नेम लेते हैं, चलो हम उसको लेते हैं, पीयूष को आज बुखार हुआ और पीयूष 4 मीटर लंबा हो गया। ऐसा नहीं होने वाला। हमेशा किसी चीज को जब हीट किया जाता है तो जो ये लीनियर एक्सपेंशन होता है, इट इज वेरी 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 स्मॉल, हल्का सा। मतलब अगर आप 100 सेंटीमीटर ले रहे हो तो कुछ में होगा, या 0.1 या 0.00 इस टाइप का होगा, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल। बेटा चाहिए मटेरियल पे तो डिपेंड करेगा ना। आपकी भावनाएं समझ आ रही है ना कि डेल्टा एल आपके हिसाब से किस किस पे डिपेंड करना चाहिए, बताओ। डेल्टा एन मटेरियल पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करना चाहिए इसको बेटा बताओ? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि नहीं? चेंज इन टेम्परेचर को करेगा? यस सर। जी सर। ठीक है, तो लेट मी राइट दैट एल न्यू। अगर इसको मैं एल न्यू बोल रहा हूँ, पहले मैं आपको एक सबसे सिंपल डेफिनेशन लिखवाता हूँ कि एल न्यू विल बी एल ओल्ड, ये एल मतलब एल ओल्ड समझ लो, 1 + अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब T2 - T1। आप इसको लिखो जरा, इतने को लिखो, और मैं आपको एक अच्छे क्लास नोट्स में इन सब चीज़ों को ना आप पूरा मतलब इस पे रिसर्च मार देते हो कि अल्फा क्या है, फंक्शन ऑफ बॉडी, मतलब अल्फा जनरली एक टेम्परेचर पे डिफाइन होता है। कुछ बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं, वो इसको एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बना देते हैं एवरेज फॉर्मूले की तरह। जनरली अल्फा को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अच्छा आप लिखो, मैं धीरे धीरे सारे टर्म समझाता हूँ। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं बेटा अल्फा को। आपका अल्फा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, प्लीज प्लीज ध्यान देना बेटा। मैंने अच्छे बच्चों के जो नोट्स देखे हैं ना, वो मेरी सारी बात मानते हैं। अल्फा इज ए फंक्शन ऑफ ए गिवन टेम्परेचर, मतलब
अगर कोई रॉड है 300 डिग्री पे और कोई रॉड है 600 डिग्री पे, दोनों का अल्फा अलग-अलग होगा, पर बुक्स में कई बार इसको सेम ले लेते हैं। तो अल्फा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है और बेटा मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, याद रखना। जब तुम्हें समझ आएगा, हो सकता है पहले दिन वो सिर्फ तुम्हें मटेरियल पे डिपेंड करता दिखे। ये तुम्हें जब पूरा समझ आएगा तो विजिबल होगा। अभी शायद हाँ, अभी शायद ना। अच्छा ये बताओ, तो अगर मैं रीअरेंज करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? अगर मैं इसको इधर भेजूँ, एल न्यू माइनस एल ओल्ड इक्वल टू एल ओल्ड इंटू अल्फा डेल्टा टी, तो तुम्हारे हिसाब से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 1 बाई डेल्टा टी एल ओल्ड और ऊपर एल न्यू माइनस एल ओल्ड। अच्छा ये बताओ, चेंज इन लेंथ तो बहुत छोटी सी होती है, तो इसको डीएल बोलना दें। और अगर थोड़े थोड़े टेम्परेचर के लिए डिफाइन है, बट ऐसा थोड़ी ना है कि आज टेम्परेचर तुम्हारा 70 डिग्री है तो हम रेलवे ट्रैक पे जाके तुरंत अगले दिन सर्दियां ला देंगे और -15 कर देंगे। मतलब 70 भी नहीं जाता है, मतलब 45 डिग्री से तुरंत माइनस में तो नहीं चला जाएगा। तो अल्फा मतलब टेम्परेचर चेंज भी छोटा होता है हमारा जनरली, लेकिन तो हम ऐसे लिखते हैं, एल एल ओल्ड को मैंने एल लिख दिया, चेंज इन लेंथ को मैंने डीएल बोल दिया, फाइनल माइनस इनिशियल, और डेल्टा टी को मैंने डीटी बोल दिया। अब जो तेज बच्चे होंगे, ये है एवरेज फॉर्मूला जो कभी कभी काम आएगा, ये है ऐसा फॉर्मूला जो हमेशा काम आएगा। ये आपको याद रखना है, कमिट टू मेमोरी। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आपका लेंथ पे भी डिपेंड करता है ओरिजिनल, आपकी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पे लेंथ भी लिख लो चाहो तो, ओरिजिनल लेंथ। देख लिया बेटा आपने, इतना लिखा? अरे बेटा मतलब अल्फा आप लेंथ और को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके भी निकाल सकते हो। मतलब एक गरीबों वाला फॉर्मूला ऐसा दे देगा जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो आपको ऐसे लेंथ को बोल देगा, लेंथ इस टाइप का है 30 प्लस 250 टी। अब अल्फा निकालो एट 30 सेंटीमीटर, तो एल की जगह 30 पुट करना, डी एल बाई डी टी निकालना। बेटा मेरी बात समझ गए? अगर मैं आपको लेंथ ऐसा दूं तो मैं आपसे अल्फा पूछ सकता हूँ। बट आओ इससे अब थोड़ी आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये चीज समझ आई? अच्छा टेम्परेचर बढ़ेगा तो अल्फा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये टर्म पॉजिटिव होना चाहिए ना, 1 प्लस समथिंग। तो अल्फा पॉजिटिव होता है और इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या ये सारी बातें नोट कर ली? जब नोट कर लोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही निकलेगी, डेल्टा एल छोटा लेना था, डेल्टा एल वो स्मॉल, और अल्फा सब पे डिपेंड करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये निकलेगा जिसपे कमिट टू मेमोरी लिखा है। क्या आप लोगों ने बेटा इतने पॉइंट पे स्ट्रेस दे लिया? आगे बढ़े? यस सर। अब ये बात, हाँ अब बात ये है कि सर ने ये पढ़ाया तो ये कहाँ यूज होगा? बेटा फिजिक्स में कितने फॉर्मूलों में लेंथ आती है? बहुत सारे फॉर्मूले में ना। जहां यूज करना है करो, आओ देखते हैं। तुमको जहां यूज करना है करो। मैंने एक स्केल ली, एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, मेजरमेंट में यूज किया। मैं तुमको जो टॉपिक बोलोगे उसमें ये थ्योरी यूज करके दिखा दूंगा। चलो लेट अस से मेजरमेंट में कुछ करते हैं। तुम इसको फ्लूइड्स में बोलो, मैं तुम जो टॉपिक बोलोगे मैं ये जो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ मैं उसको उस टॉपिक में यूज करके दिखा दूंगा। लेट अस से कि आपके पास एक स्केल था जिस पे ऐसे लिखा था 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अचानक से तुम टेम्परेचर को बढ़ा देते हो, तो क्या ये स्केल अब फर्दर तुम यूज कर सकते हो? अब तुम्हारी जो ये एल ओल्ड थी, तो एल न्यू अगर टेम्परेचर बढ़ा तो ये जो 0 से 1 है, नाम तो वही रहेंगे बेटा। बॉडी पे टैटू करा लोगे और हाइट बढ़ जाएगी, तो बेटा आप समझ रहे हो ना, ये तो लंबा ऐसे दिखेगा। ये कितना आ जाएगा आपके हिसाब से? एल न्यू कितना होता है? एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अगर मैं आपको पर बेसिक यूनिट के हिसाब से बता रहा हूँ, तो एल जैसे यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर ले लिया, ये सब सेंटीमीटर है, तो एल अगर 1 सेंटीमीटर है तो आपको ये वाला नया वाला
चीज बढ़ा हुआ मिलेगा कि घटा हुआ मिलेगा बताओ? ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी मिलेगा? 1 सेंटीमीटर से ज्यादा मिलेगा ना बेटा? तो अगर गलती से टेम्परेचर बढ़ाने, बेटा मैं एक सिंपल सी बात बताऊं, एक स्केल को गर्म करके यूज करोगे ना तो आंसर गलत आएगा। अच्छा, आंसर ज्यादा आएगा कि कम आएगा? सर कम आएगा। सर कम आएगा। गुड। कम आएगा। अच्छा मान लो आप मेजरमेंट करने जाते हो और आपको यहाँ पे आपने ये वाली स्केल यूज की, गरम स्केल यूज की, गरम स्केल यूज की, और उस पे रीडिंग 2 आई, 2 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली में आपका आंसर कितना है जल्दी बताओ? इफ दिस स्केल इज यूज्ड, आंसर मस्ट बी रॉन्ग। तो उसको करेक्शन कैसे करेंगे? आंसर रॉन्ग है भाई, करेक्शन करो। हाउ वुड यू डू करेक्शन? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? अरे बेटा जैसे 1 नहीं है, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है, उसी तरह 2 नहीं होगा ना? जैसे यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किए थे ना, देखो नई लेंथ कितनी होती है, यहाँ तो L1 था, जब 2 सेंटीमीटर होता तो एल न्यू कितना आता बताओ? जब 2 सेंटीमीटर, आप अगर आपने कोई डिवाइस मेजर किया, इसका आंसर 2 आया, 2 सेंटीमीटर, आपको लग रहा है यहाँ पे आपकी लेंथ 0 सेंटीमीटर थी और यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है इस वाली स्केल के हिसाब से। तो आप यही बोलते ना कि सर जो 1 सेंटीमीटर इतना बड़ा 1 प्लस अल्फा डेल्टा थी, तो 2 सेंटीमीटर इसका डबल बढ़ेगा। आप मेरी बात समझ गए? करेक्शन फैक्टर में आप आंसर 2 सेंटीमीटर नहीं लिखोगे, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी लिखोगे। क्या ये बात आपको समझ आ गई? करेक्ट आंसर। कोई डाउट बेटा? थोड़ा सा समझ आया? अरे आपने गलत नाप दिया ना, आप खुद ही सोचो ना, जो आप 2 सेंटीमीटर कह रहे हो तो 2 से बड़ा है, तो आंसर 2 से बड़ा आना चाहिए ना। 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी 1 प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आंसर बड़ा हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर होगा। और जगह यूज करके दिखाऊं बेटा? सपोज थोड़ी दिनों में आप पेंडुलम पढ़ लोगे, पेंडुलम मतलब टाइम पीरियड, एसएचएम पढ़ लोगे, तो वहां पे एक फॉर्मूला आता है टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। अब बताओ नया टाइम पीरियड कितना आ जाएगा आपका? अगर टेम्परेचर, ये टाइम है बेटा, नया टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? सिंपली ये दिखाता है कि अगर एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ एल है, तो उसको एक चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है, टू एंड फ्रो पूरा, कितना लगेगा? एल की जगह क्या पुट कर दोगे? एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अच्छा तो समझदार बच्चों ये बताओ, एल बाई जी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी की पावर 1/2, ये टर्म कितना हो जाएगा बेटा बताओ? जल्दी जल्दी जल्दी। क्या आप लोगों को बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन पढ़ाया गया है? 1 प्लस एक्स की पावर एन अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स होती है, अगर x इज स्मॉलर देन 1। क्या अल्फा डेल्टा टी छोटा होता है 1 के कंपैरिजन में? आंसर है हाँ। तो अब बताओ कितना आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली टाइम पीरियड का? 2 पाई रूट एल बाई जी यानी ओरिजिनल टाइम पीरियड टी इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी को आप लिखोगे 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स। बेटा ये बना तुम्हारा x और ये बना तुम्हारा n, तो कितना आ जाएगा? अल्फा डेल्टा टी बाई, याद रहेगा? समझ गए? क्लास नोट से बेटा ये सारे सही चाहिए मुझे। आपको बस इतना याद रखना है, जहां लेंथ आएगी ना मैं थर्मल एक्सपेंशन को डाल सकता हूँ, टीचर अपने हिसाब से क्वेश्चन बना लेगा, बुक्स अपने हिसाब से क्वेश्चन बना लेंगी, तो तुम्हारा दिमाग खुलना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ते वक्त हो सकता है ये तुमको थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक लगे, पर ये तुमको दे देगा वो मॉडर्न फिजिक्स में कि इलेक्ट्रॉन की बॉम्बिंग से कोई बॉडी गर्म हो गई है और टेम्परेचर बढ़ गया है तो लेंथ इतनी हो गई, तो वो क्वेश्चन में कंफ्यूज कर सकते हैं, पर तुम्हारा अगर कॉन्सेप्ट है कि हाँ थर्मल एक्सपेंशन नाम की कोई चीज होती है तो तुम इसको लगा लोगे, और सिंपल फॉर्मूला। बेटा यहाँ तक समझ आया? आगे बढ़े? बेटा स्नेहिल हम आगे बढ़े?
ठीक है चलो बेटा देखो, यस। हाँ देखो बहुत सारी जगह पे हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं लीनियर एक्सपेंशन पे ही हूँ, मैं एरिया एक्सपेंशन पे भी आऊंगा, मैं वॉल्यूम एक्सपेंशन पे आऊंगा। थर्मल एक्सपेंशन एक लंबी क्लास होती है, मतलब एटलीस्ट एक क्लास पूरी लगेगी। तो चलो एक चीज ऐसे देखते हैं, मान लो किसी ने आपको कहा कि ये रॉड L1 है और ये रॉड L2 है। अब दोनों को जब टेम्परेचर बढ़ता है, अलग अलग रॉड है, मेटल मतलब इसका अल्फा 1 होगा, मेटल है, अलग अलग मटेरियल है। तो जब दोनों का टेम्परेचर बढ़ता है, जब दोनों का टेम्परेचर बढ़ता है तो डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा भी दूं, इवन व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज, L1 न्यू आ जाता है और L2 न्यू आ जाता है। तो डिफरेंस इन लेंथ इज कांस्टेंट। तो कंडीशन क्या होगी बेटा? इफ L2 minus L1 is same as L2 new minus L1 new, तो what condition we are representing here बताओ जल्दी से बताओ। हाँ अगर सेम टेम्परेचर डिफरेंस हो रहा है, मतलब इसको भी बढ़ा के डेल्टा टी बढ़ा रहे हो, L2 को भी बढ़ा के डेल्टा टी कर रहे हो, तो व्हाट इज द कंडीशन की जो लेंथ का डिफरेंस है वो मेंटेन रहे। आप चाहते हो बेटा, आप हमेशा ऐसा चाहोगे, आप सोचो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ, कि ऐसा चाहोगे कि अगर एक रॉड को दूसरी रॉड के अंदर फिट किया है, या कुछ आप सिविल इंजीनियर बन रहे हो या कोई इंजीनियरिंग कर रहे हो कोई, या आप एक छोटा सा मोबाइल भी बना रहे हो, उसके अंदर भी लेंस हैं, तो क्या आप चाहोगे कि ये गर्म होके अगर फैले तो इसको तोड़ दे L2 को? कि आप चाहोगे कि अगर L1 बढ़े तो L2 भी थोड़ा बढ़ जाए, डिफरेंस मेंटेन रहे? आप सोचो। अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2, ठीक है बेटा। अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2, अल्फा क्या, अच्छा ठीक है चलो देख लेते हैं, चलो पुट करके निकालते हैं। आपको कम से कम बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जो L1 न्यू है वो L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी होगा, और L2 न्यू हमारा L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी होगा। तो आओ यहाँ पुट करते हैं L2 न्यू माइनस L1 न्यू यहाँ पे, तो आप देखोगे L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा आई विल गेट L2 माइनस L1 प्लस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी माइनस L1 अल्फा 1 डेल्टा टी इक्वल टू L2 माइनस L1। अब ये दोनों तरफ से मैं काट दूंगा एंड आई विल गेट डेल्टा टी अगर सेम है L1 अल्फा 1 इक्वल टू L2 अल्फा 2। जितने बच्चों ने ये आंसर भेजा था वो सही था। गुड बेटा, 3 बच्चों ने भेजा था, गुड। बेटा यहाँ तक आपको क्लिक हुआ, ये चीज आपको क्लिक हो गई? देखो बेटा, यस सर। मैं आपको सिंपल केसेस दे रहा है। एक बच्चा ये सोचेगा सर देखो सारी फॉर्मूला लिस्ट बनवा रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मैं डायरेक्टली टिक कर दूंगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हें सोचना सिखा रहा हूँ कि जहाँ लेंथ आ रहा है तुम थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हो। व्हेनेवर द लेंथ विल कम, वो चेंज करवा सकते हो बेटा। लेंथ तो हर जगह आ जाती है, वो आपको ये तक दे सकते हैं कि भाई जो टेम्परेचर बढ़ गया अब रेलवे ट्रैक बढ़ गया है, तो अब बताओ कि क्या फैक्टर, मतलब कितना टाइम ज़्यादा लगेगा या क्या होगा। आप हमेशा ये सोचना कि लेंथ अब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा आगे के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है इसलिए मैं दे रहा हूँ। दो दीवालों के बीच में एक रॉड रखी है, अगर ये क्वेश्चन ना समझ आए तो कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि ये वाला टॉपिक थोड़ा आगे भी है। लेंथ, एरिया ऑफ द रॉड, और ये रिगिड वॉल, और वो वाली भी बेटा। दिख रहा है बेटा? अब आप बताओ,
अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो व्हाट इज द इंक्रीज इन प्रेशर ऑन द वॉल? रॉड एग्जैक्ट फिट है, ये दोनों वॉल है, मैं ऐसे समझाता हूँ बेटा। आपको ना एक आगे चल के यंग मॉडुलस पढ़ाया जाएगा जो ऐसा दिखेगा, और वो ऐसे डिफाइन करते हैं हम लोग, कोई भी मॉडुलस हम ऐसे डिफाइन करते हैं, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अभी इसको अलग से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। मैंने आपको एक वीडियो देखने के लिए बोला था, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, उसमें ये सब पढ़ा रखा है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा ही। वीडियो इसलिए देखा था, अगर बच्चे आप पहले से वो वीडियो देख के आते तो आपको क्लास 4 गुना ज़्यादा समझ आएगी। यंग मॉडुलस इज डिफाइंड एज एक्स्ट्रा प्रेशर जो इस पे लग रहा है यहाँ पे, अपॉन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन, और स्ट्रेस होता है बेटा प्रेशर की तरह सोच लो अभी। और यंग मॉडुलस किसी भी बॉडी के लिए फिक्स होता है। तो क्वेश्चन में आपको सिर्फ इसका यंग मॉडुलस दे रखा था और बोला था कि डेल्टा टी बढ़ा देते हैं, व्हाट इज द इंक्रीज इन, मतलब व्हाट इज द प्रेशर ऑन द वॉल, हमको निकालना है प्रेशर ऑन द वॉल। और ये टॉपिक किस तरह से देखो बेटा, एक टॉपिक लिया उन्होंने थर्मो से, दैट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। एक टॉपिक लिया उन्होंने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में, और बोला भाई ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्यों? एक बच्चा ऐसे दिखता, एल न्यू सर ने जस्ट लिखवाया, एल ओल्ड 1 + अल्फा डेल्टा टी। अब जो बच्चा समझदार है वो यहाँ तक जाता कि सर आपने थोड़ी देर पहले हम लोग को इतना बता दिया है कि अगर मैं एल को यहाँ लेते हूँ, एल न्यू बाई एल -1 इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। बेटा क्या आप लोग को ये दिख रहा है? देख पा रहे हो यहाँ तक? अगर मैं इसको लिखूं तो मुझे मिलेगा एल न्यू माइनस एल, यानी ऊपर मिल जाएगा डेल्टा एल और नीचे मिलेगा एल। डेल्टा एल बाई एल कितना आ गया बेटा बताओ? अल्फा डेल्टा टी आया कि नहीं? अब डेल्टा एल बाई एल मेरा अल्फा डेल्टा टी है बेटा इसे। सर हाँ बेटा बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं सर, मुझे एक डाउट ठीक हो गया। डेल्टा एल बाई एल मेरा अल्फा डेल्टा टी आया, मैं यहाँ पुट कर दूंगा, और देखो कितना आसानी से मुझे प्रेशर ऑन द वॉल निकल आएगा। डेल्टा पी विल बिकम यंग मॉडुलस जो कि कांस्टेंट है, क्वेश्चन में दिया था, डेल्टा एल बाई एल, और डेल्टा एल बाई एल तुम निकाल चुके हो अल्फा डेल्टा टी, यानी मेरा एक्सेस प्रेशर ऑन द वॉल आ जाएगा यंग मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इनटू टेम्परेचर डिफरेंस। ये आ गया, और ये ऑप्शंस में दिया रहता है, ये प्रीवियस ईयर में भी आया है, ये रोडोव में भी है, और ये अच्छा क्वेश्चन भी है। हमने दो टॉपिक्स मिला दिए, एक आपका यंग मॉडुलस यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, और एक थर्मल एक्सपेंशन। क्या बेटा आपको ये बात समझ आ गई? अब एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, थ्योरी चाहते हो या क्वेश्चन? जल्दी बताओ किसमें सर मजा? क्वेश्चन। क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं फिर। आप मुझे बताओ, अगर मैंने आपको एक बाई मेटालिक स्ट्रिप दी, आराम से सुनना, डरना मत, बाई मतलब दो होता है, मेटालिक मतलब नीचे वाले का अल्फा 1 अलग है और इसका अल्फा 2 अलग है, दो स्ट्रिप है। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो कि ऊपर वाली स्ट्रिप अलग है, नीचे वाली स्ट्रिप अलग है, और ये जो बीच में लाइन ज्वाइन की है ये बड़ी मजबूत है। कौन सी कंपनी का? फेविकॉल ही मान लो, फेविकॉल का जोड़ा है ये बीच वाली लाइन पे। अब इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये क्या करेगा मुझे बताओ, आंसर दो अपने आप। क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन अगर इफ यू विल सैंडविच टू मेटल स्ट्रिप्स और अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाता है? क्या दोनों मेटल बराबर फैलेंगे आपको लगता है? कैसा शेप हो जाएगा? सोच के आंसर दो। क्या डिपेंड करेगा कि अल्फा 2 बड़ा है कि अल्फा 1 बड़ा है? गुड बेटा। हम्म अगर चलो मैं तुमको दे देता हूँ अल्फा 2 इज ग्रेटर देन अल्फा 1, अब बता सकता है कोई एग्जैक्ट आंसर?
अच्छा सोचो ना बेटा, जिसका लेंथ तो बराबर ही है ना, तुमने 10 सेकंड पहले देखा था डेल्टा एल बाई एल अल्फा डेल्टा टी होता है। तो जिसका एल तो दोनों के लिए सेम है, देखो लेंथ तो दोनों के लिए सेम है, तो मुझे डेल्टा एल अल्फा डेल्टा टी पे डिपेंड करेगा। तो जिसका अल्फा बड़ा होगा वो ज़्यादा फैलेगा। तो मान लो अगर अल्फा 2 बड़ा है, तो क्या आपको ये भावनाएं समझ आई कि इस स्ट्रिप के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा? और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि बीच में आपने फेविकॉल लगा दिया है। ये ऐसे दिखाता हूँ, ये वाला दोस्ती बनानी है, ये वाली दोस्ती नहीं तोड़नी है। बीच में चिपके रहेंगे और बाहर वाले को ज़्यादा फैलना है। अल्फा 2 बड़ा है, अब अल्फा 2 बड़ा है तो तुम खुद ही जानते हो उसका डेल्टा एल बड़ा आएगा। लेंथ सेम है पर डेल्टा एल अल्फा 2 का बड़ा आएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अल्फा 2 वाला, अल्फा 1 वाला। कोई डाउट बेटा? क्या मैं आपको एक होमवर्क दे सकता हूँ? क्या आप इसका, इसी केस का कॉमन रेडियस निकाल के ला सकते हो क्या? टेक योर टाइम और सोचना, और बस खुद से करना बेटा। खुद से करने वाले बच्चे ही ग्रो करते हैं। अगर मैं तुमको ये, मतलब चलो ठीक है, मुझे रेडियस निकाल के देना, कॉमन रेडियस कितना आएगा। थिकनेस लेना है ले लेना कि इसका थिकनेस टी टी है, जो वेरिएबल मानना है मान लेना। दोनों का थिकनेस मैंने तुम्हें टी दे दिया है। बस दोनों मटेरियल का अल्फा 1 अल्फा 2 ले लेना अलग अलग। ठीक है बेटा? तुमको बस इतना देखना है कि भाई आखिरी में ये एंगल दोनों के लिए सेम बनेगा थीटा। मुझे रेडियस निकाल के लेते आना। क्या निकाल लोगे रेडियस? अप्रॉक्सीमेटली जहां लेना है ले लेना रेडियस। मैं तुमको होमवर्क देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम इसी को डिस्कस करेंगे। हाँ बेटा, लेकिन थिकनेस पे भी बात ही नहीं कर रहे। थिकनेस इज ऑल्सो इंक्रीज बट वी आर नॉट। बेटा देखो, रियलिटी में ये भी बढ़ेगा, बट अभी तुमको बस ये सोचना है कि लेंथ वाइज सोचो, ये बढ़ेगा, ऐसे सोचो, इस तरह से सोचो। सर रेडियस आउटर को पूरा मिला के या मतलब अंदर तक? अ, अच्छा एक चीज बताओ, जैसे कोई बाई मेटालिक स्ट्रिप है, ठीक है, तो रियलिटी में तुम, बेटा सुनना जरा सुनना, ऊपर वाली लेयर को देखो, ऊपर वाली लेयर ऐसे हुई है, तो तुम किसको एल न्यू मानोगे, इसको या नीचे वाली को? किसको एल न्यू मानोगे बताओ? अगर तुम मेरी बात समझे हो तो ये भी बढ़ी और ये भी बढ़ी है तो एक ही बॉडी, अल्फा 2 वाली। ये ज्यादा है बेटा, आउटर रेडियस पे सर्कमफेरेंस बड़ा होता है ना, इतना तो पता है ना, ट्रैक में ये वाला ट्रैक बड़ा होता है बाहर वाला छोटे अंदर वाले से। तो हम किसको मानेंगे? हम मिड पॉइंट को मान लेते हैं। आप मेरी बात समझोगे? समझे बेटा? इस रॉड का मिड पॉइंट मान लेते हैं हम लोग कि भाई ये इसका एक्चुअल एलन्यू, हम इसको मानेंगे मिड पॉइंट को। ठीक है, ट्राई कर लोगे बेटा? आपको आंसर चाहिए क्या बेटा इसमें, बताओ, कि आप सोचोगे? मैं सर आपको ट्राई करेंगे। मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन बता देता हूँ, आप करके आना घर पे। आपको इस तरह से कुछ डायग्राम दे देगा। एक सेकंड रुको, जैसा आपको बनाना है बना लेना बेटा। मैं कोशिश करता हूँ जो कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि कई बच्चों को ये नहीं समझ आएगा आर कहाँ लेना है। ये भी थिकनेस टी थी, ये भी थिकनेस टी है। ये एंगल आपको अल्फा या कुछ मान लो, ये अल्फा मत मानो क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट भी अल्फा मानते हैं, इसको थीटा या फाई मान लो। दोनों की ओरिजिनल लेंथ पहले ऐसी ही थी, मतलब दोनों एल लेंथ के ही थे। दोनों मटेरियल अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों इसी टाइप के थे।
यानी इस मटेरियल के लिए हमने अल्फा 2 लिया है और इस मटेरियल के लिए हमने अल्फा 1 लिया है। तो जब तुम, और दोनों की ओरिजिनल लेंथ सेम थी, जब हम बात कर रहे हैं कि भाई अगर हम लोग इसको हीट करते हैं डेल्टा टी से, तो आपको बस ये निकालना है कि रेडियस ऑफ जो कर्वेचर आएगा, कर्व का रेडियस ऑफ द कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर, 4 ऑप्शन आपको दे देता है, ए बी। इसके डेरिवेशन में आपको मजा आएगा बेटा, नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा ही, अगर आप नहीं करोगे तो। आपको दिया है कि इट इज प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी ऐसे कर देता हूं मैं, मॉड ऑफ अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, या इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, या इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डेल्टा टी। 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने दे दिए हैं। अगर आप सही में सॉल्व करोगे, तो ये आंसर आपको फाइनली ऐसा मिल जाएगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर लगभग ये आ जाता है। अप्रोक्सीमेशन तो हमेशा रहेगी बेटा इसमें। बट हमें सिर्फ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है, तो ये आंसर आता है अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी। अरे बेटा खुद ही समझो ना, मैं तो कॉमन सेंस से भी आंसर टिक करके आऊंगा। अगर अल्फा 2 बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो इसको ऐसे घुमा नहीं देगा पूरा, ऐसे, समझ रहे हो? बीच वाली तो मजबूरी है ना, तो रेडियस छोटा नहीं हो जाएगा, इसका ऐसे पापा टाइप का बना देगा। फीलिंग भी समझो, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी यही होगा। तो एक बच्चा अपना अपनी लॉजिक से भी कर सकता है, लेकिन आप डिराइव करके करना, ठीक है? मैं क्लास क्लोज करूं बेटा, नेक्स्ट क्लास में मैं एग्जैक्ट डेरिवेशन कराता हूँ इसकी, और सिंपल सा रहता है, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।